नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ड्राफ्ट की प्रतियां तहसील मुख्यालयों पर जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसी के तहत कल 13 जनवरी को किसान ड्राफ्ट की प्रतियां तहसील मुख्यालयों पर जलाएंगे। किसानों ने राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज करने और किसानों की मांगों के समाधान के लिए किसान आंदोलन की व्यापक एकता का प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी भावी संघर्ष कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने के लिए 24-25 जनवरी को दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी, लेकिन डल्लेवाल की नाजुक सेहत को ध्यान में रखते हुए एसकेएम ने यह मीटिंग कल 13 जनवरी को बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा कल डल्लेवाल से मुलाकात करेगा। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 47 दिनों से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अब सरकार के आगे शहादत की जिद पकड़ ली है। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में कोहरे की सफेद चादर से लिपटे खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। यह हौसला, विचारधारा और बलिदान होने के मंसूबों को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि ये आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल अपने आखिरी सांस तक जफरनामे का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार से किसान जथेबंदियों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सुने जाने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए जफरनामा नहीं भेजा जाता, तब तक किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। आज डल्लेवाल के आमरण अनशन को 48वां दिन है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रदेश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी से मिलने वाले लाभों पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर पंजाब सरकार को एक आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए और इस मुद्दे के बारे में सभी को जागरूक करना चाहिए। जाखड़ ने कहा कि बहस में आंदोलनकारी किसानों सहित सभी के लिए पंजाब के संदर्भ में कानूनी एमएसपी गारंटी की मांग के फायदे और नुकसान उजागर किए जाने चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि 2020-21 के आंदोलन का समर्थन करने वाली किसान यूनियन इस बार साथ क्यों नहीं है। जाखड़ खुद एक किसान है। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी आय वृद्धि की गारंटी नहीं है जिसकी पंजाब के किसानों को जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह गारंटी पंजाब के संदर्भ में बीमारी से भी बदतर इलाज जैसा मामला बन सकती है। यह पंजाब के हितों के लिए हानिकारक होगा। जाखड़ ने चेताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी व्यवस्था लागू होने का मतलब है कि पंजाब के किसानों को मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले अपने विशेष लाभ को खोना पड़ेगा, जहां गेहूं और धान का पूरा स्टॉक एमएसपी पर खरीदा जाता है। अखिल भारतीय कानूनी एमएसपी व्यवस्था के मामले में केंद्र को सभी राज्यों से फसल खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और पंजाब अन्य राज्यों की तरह प्रति एकड़ खरीद नियम के तहत आएगा, जो अभी नहीं है। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शहरी मामलों के मंत्री एमएल खट्टर से मुलाकात की है और उन्होंने उनसे डल्लेवाल से बातचीत करने और उनसे अनशन खत्म करने की अपील करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 29 नामों की दूसरी सूची जारी की है। इससे पहले शुक्रवार को दिन में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी है। भाजपा की दूसरी सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं अनुसूचित जाति से हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और अपने भड़काऊ भाषणों के कारण हमेशा विवादों में रहे कपिल मिश्रा को भाजपा ने करावल नगर से टिकट दी है। भाजपा अब तक 58 नामों का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बचे हुए 12 नामों की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में नामांकन का काम चल रहा है और 17 नवंबर तक नामांकन होना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले 7 जनवरी को ट्रंप की जीत की आधिकारिक घोषणा की गई थी। ट्रंप के शपथ लेने के बाद आयोजित होने वाली परेड में शामिल होने के लिए एक भारतीय अमेरिकी ढोल बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। यह परेड कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक निकाली जाएगी। यह पहली बार है जब टेक्सास राज्य से भारतीय पारंपरिक ढोल बैंड समूह इतने भव्य मंच पर प्रदर्शन करेगा। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा और भी कई बड़ी शख्सियतें समारोह में शामिल होंगी। दिल्ली के भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा इलाके में एक भीषण आग ने 6 से 7 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया है। ये आग एक फर्नीचर और स्क्रैप गोदाम में लगी, जिसमें रखा
फर्नीचर, प्लाईवुड और प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। आग का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस भयंकर आग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस आग ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी और कई लोगों की दुकानें जलने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। आग के कारणों की जांच की जा रही है और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के साथ इतिहास रचने जा रहा है। इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट अब ऑर्बिट में सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले 7 जनवरी को इस सैटेलाइट के डॉकिंग की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 9 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया था। अब इस मिशन के सफल होने पर भारत का अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट्स को एक दूसरे से जोड़ना है और इस सफलता से भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों को एक नई दिशा मिलेगी। इस मिशन के द्वारा भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया में जब चेजर और टारगेट सैटेलाइट्स के बीच की दूरी 3 मीटर हो जाएगी, तब डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर किया जाएगा और यह पूरी प्रक्रिया भारत की ग्राउंड स्टेशनों से कंट्रोल की जाएगी। लुधियाना के हल्का वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत के बाद पंजाब में एक और विधानसभा उपचुनाव की चर्चा छिड़ गई है। यह बताना उचित होगा कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना जरूरी है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मौजूदा कार्यकाल की बात करें तो अब तक संगरूर और जालंधर में लोकसभा के अलावा जालंधर वेस्ट, चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक और गिद्धड़बाहा में लोकसभा उपचुनाव हो चुके हैं और यह नौबत लुधियाना के हल्का वेस्ट में आ गई है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की शुक्रवार देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद उनकी चिता ठंडी होने से पहले ही उपचुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और सियासी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि हल्का वेस्ट का उपचुनाव में मुकाबला किन चेहरों में होगा, क्योंकि विजिलेंस और ईडी के केस की वजह से लंबा समय जेल में रहकर आए आशु को एक बार फिर हल्का वेस्ट की सीट पर दावेदारी जताएंगे और इसी तरह आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा भी जरूर उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि अकाली दल की स्थिति समय आने पर ही साफ हो पाएगी। लॉस एंजलिस के जंगलों से शुरू हुई आग ने आज शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। इस तबाही में मृतकों का आंकड़ा भी अब बढ़कर 16 हो गया है। साथ ही 12,000 से ज्यादा मकान आदि तबाह हो गए हैं। इनमें कई प्रमुख हस्तियों के मकान भी शामिल हैं। लॉस एंजलिस की आग की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि यह पहली बार है कि जंगल की आग ने पहली बार इतने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया है, खासकर अमेरिका जैसे देश में जहां तमाम संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन लॉस एंजलिस की आग ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को भी घुटनों पर ला दिया है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं और उस पर मौसम और मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक लॉस एंजलिस की आग में अब तक 135 अरब डॉलर से लेकर 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह अमेरिकी इतिहास में आग से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।